आज की कहानी है अस्तित्व की तलाश। तमाम बंदिशों से दूर वंदना आज खुली हवा में सुकून की सांस ले रही थी। तोड़ आई थी वह अपने पीछे, वह 7 जन्मों के उस बंधन को जो बेड़ी बनकर कई सालों से उसे जकड़े हुए था। वह रिश्ता जिसे कभी उसने जी जान से संवारने की कोशिश की थी, शिद्दत से निभाना चाहा था, आखिरकार दरक चुका था। किसी रिश्ते को यूं तोड़ देना सहज तो नहीं होता, लेकिन यह एक तरफा रिश्ता आखिर वह निभाती भी कब तक। वैसे भी आज तक इस रिश्ते में उसके हिस्से सिर्फ और सिर्फ कर्तव्यों की सूची आई थी, कहीं किसी अधिकार का नामो निशान नहीं था। 46 वर्षीय वंदना अब इस रिश्ते का बोझ ढोते ढोते थक चुकी थी। मन से तो बहुत पहले ही वह इस रिश्ते को नकार चुकी थी, पर चूंकि पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी थी, सो बेटी के प्रति अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाकर उसने इस रिश्ते को तिलांजलि देने का मन बना लिया। अभी पिछले हफ्ते ही उसकी बेटी की शादी हुई थी। उसके बाद 4-6 दिन मेहमानों की आवाजाही में बीत गए। कल सुबह ही उसने पति प्रशांत का घर छोड़ दिया। छोड़ आई थी उसके लिए वह एक चिट्ठी भी कि उसे तलाशने की कोशिश न की जाए। जिंदगी को अब वह अपने लिए अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती है। अब तक उसने एक आम घरेलू औरत की तरह अपने घर की साथ संभाल की थी। उसकी दुनिया सिर्फ घर और घर वालों तक ही सीमित थी। पहली बार घर से अकेले बाहर निकलते वक्त उसे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन वह जानती थी कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। बदलाव का यह अवसर उसे बार बार नहीं मिलेगा। वंदना ने सामने रखा कॉफी का मग उठाया और एक सिप लिया। फिर टहलती हुई बालकनी में आ खड़ी हुई, जहां से प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देख उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। पंचगनी की हरी भरी वादियों के बीच प्रकृति की गोद में बसे इस खूबसूरत कस्बे चंदाना में एक छोटे मगर सर्व सुविधा युक्त कॉटेज में कॉफी की चुस्कियों के साथ प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो चली थी। शहर की चकाचौंध और शोरगुल में मशीनी जिंदगी जीते जीते वंदना अब थक चुकी थी। लिहाजा यहाँ की शांति ने उसके दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर दिया था। जितना सुंदर दृश्य उतना ही प्यारा मौसम। बारिश की हल्की फुहारों ने इसे और खुशगवार बना दिया था। उस पर धीमी आवाज में चल रही जगजीत सिंह की गजल, प्यार हमसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, ने उसे बरसों पुराने समय में पहुंचा दिया। आज फिर से प्रकृति का सामीप्य पाकर उसका मन कहीं खो सा गया। मानस, बात करो ना अपने मम्मी पापा से। मेरे घर तकरीबन रोज ही कोई ना कोई आ टपकता है शादी के लिए। अगर मम्मी को कोई पसंद आ गया तो बैठे रह जाना तुम अपनी कविताएं लिखते, मैं तो शादी करके चल दूंगी उसके साथ। मानस को नोटबुक में कुछ लिखते देख वंदना ने चिढ़ने के गरज से कहा। बारिश के सुहाने मौसम में वह मानस के साथ पाताल पानी झरने की खूबसूरती देखने आई थी। यार, मौसम की खुशमिजाजी देखकर मेरी लेखनी अपने आप चल पड़ती है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मानस हंसा। उसके हंसने से उसके गालों के गड्ढे और गहरे हो चले, जिन्हें देख वंदना को उस पर और भी प्यार आ जाता था। और रही बात तुम्हारे ऊपर शादी के दबाव की, तो मैं नौकरी के जुगाड़ में ही लगा हुआ हूँ। एक अच्छी सी नौकरी मिलते ही तुम्हारी हिटलर माँ से तुम्हारा हाथ मांगने प्रस्तुत हो जाऊंगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मानस ने चुटकी ली। क्या कहा? मेरी माँ हिटलर? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा, माफ कर दो वंदु, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मानस ने बड़ी स्टाइल से कानों को हाथ लगाते हुए कहा, तो वंदना की हंसी छूट पड़ी। उस वक्त यह बात भले ही मजाक में खत्म हो गई हो, पर यह एक बहुत बड़ा सच था कि अपने एरिया की विधायक वंदना की माँ रामेश्वरी देवी एक बहुत तेज तर्रार व तानाशाह प्रवृत्ति की महिला थी, जिनकी दबंगई पूरे इलाके में मशहूर थी। वंदना उनकी इकलौती पुत्री थी, जिसे उन्होंने अपने कीमती समय के अलावा बाकी सब कुछ दिया था। वे कट्टर हिंदुत्व की समर्थक थी। ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा था वंदना और मानस के बीच। मानस एक छोटी जाति से था, सो उसके मन में इस डर का होना स्वाभाविक था। उसने कई बार मजाक में वंदना से इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन वंदना को अपने प्यार पर पूरा यकीन था। साथ ही इस बात का भरोसा भी कि माँ उसकी बात कभी नहीं टालेंगी। कॉलेज के ज़माने से ही मानस की कविताएं और शायरी पसंद करने वाली वंदना उसे बेतहाशा प्यार करती थी। मानस भी उसे अपने दिल की गहराइयों से चाहता था।
दोनों एक दूसरे के साथ ही अपना भविष्य देखते थे। मानस कवि हृदय होने के साथ एक मंचा हुआ युवा लेखक भी था। उसकी लेखनी की धार बहुत पैनी थी। वह कॉलेज के ज़माने से ही भ्रष्ट और बेईमान लोगों के खिलाफ अपनी लेखनी से जहर उगलता था। उसकी कविताएं और लेख ज्वलंत मुद्दों को लिए समाज की विसंगतियों पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। वह जाति धर्म से ऊपर एक ऐसे समाज की संरचना के लिए प्रतिबद्ध था जहां इंसान और इंसानियत ही सर्वोपरि हो तथा बाकी चीज़ें गौण। वह समाज के बीच की आर्थिक व जातीय खाई को पाटने के लिए प्रतिबद्ध था और बड़ी ही बेबाकी व मुखरता से अपने विचारों को शब्दों का जामा पहनाता था। इसीलिए धर्म के ठेकेदारों की आंख में भी सदा खटकता था। बड़ी ही जद्दोजहद से उसे एक अखबार की रिपोर्टिंग का काम मिल गया। काम उसके मन मुताबिक था, सो उसने पूरी लगन व ईमानदारी से इसे करना शुरू कर दिया। पर जैसा कि उसे भय था, वंदना के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी उसकी माँ ने छोटी जाति और निम्न सामाजिक स्तर का होने के कारण मानस को अपना दामाद बनाना स्वीकार नहीं किया। उल्टे उन्होंने वंदना को यह धमकी दी कि अगर उसने मानस से शादी करने का पागलपन नहीं छोड़ा तो वे मानस का कत्ल करवा देंगी। और तो और गुस्से में वंदना पर सख्ती से दबाव बनाकर आनन फानन उसकी शादी उन्होंने कपड़ों के एक साधारण कारोबारी प्रशांत से करवा दी, जो उनकी पार्टी को फंड वगैरह दिया करता था। उसकी माँ को उससे ज़्यादा अपनी जाति या धर्म प्यारा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी के प्यार व उसकी खुशी की कुर्बानी दे दी थी। ओह! वंदना ने एक उच्छ्वास ली। सिर झटककर उसने कड़वी यादों की गिरफ्त से छुटकारा पाना चाहा, मगर निष्फल रही। हार कर वह सोफे पर निढाल पड़ गई। उसके मन में विचारों की अनवरत श्रृंखला जारी थी। काफी रोने और सिसकने के बाद इस शादी को अपना प्रारब्ध मान उसने समय से समझौता कर लिया। कुछ महीने सुकून में गुजरे। माँ की चाटुकारिता करने की कोशिश में प्रशांत उसे खुश रखता, लेकिन कहते हैं कि वक्त किसी का सगा नहीं होता। अपना बोया हमें यहीं इसी दुनिया में काटना पड़ता है। विपक्षी पार्टी की साजिशों के तहत सत्तारूढ़ दल की कद्दावर नेता विधायक रामेश्वरी देवी को भ्रष्टाचार के आरोप में अपने पद से इस्तीफा देकर कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। सत्ता के जाते ही उनका पैसा, पावर, रुतबा सब जाता रहा। उनकी बदनाम छवि से पार्टी को कहीं कोई नुकसान न पहुंचे, इस कारण पार्टी ने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की भांति निकाल फेंका। जिस पार्टी के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, उसी ने उन्हें आने वाले इलेक्शन में टिकट ना देकर अंगूठा दिखा दिया। रामेश्वरी देवी बुरी तरह टूट चुकी थी। जायदाद के नाम पर उनके पास अब वह घर ही बचा था जिसमें वे रहती थी। वक्त की इस करवट ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। इलाके के दबंग नेता को एक लाचार अबला की खोल में परिवर्तित होते देर न लगी। इधर वंदना ने सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, मगर किसी समझौते की प्रक्रिया के तहत हुई इस शादी में समय के बदलते ही प्रशांत का व्यवहार भी बदलते मौसम सा साबित हुआ। अब तक उसे खुश रखने का प्रयास करने वाला प्रशांत अब बात बात में उसकी कमियां निकालता, बात बेबात सबके सामने जलील करता। यहाँ तक कि अब वह उसके चरित्र पर भी टीका टिप्पणी करने से बाज न आता और कभी कभी वंदना पर अपना हाथ भी छोड़ देता। मानस को पूरी तरह भुलाकर इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की कोशिश में लगी वंदना के लिए बिना वजह ये सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। अपने ऊपर लगे चारित्रिक लांछन को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका और मानस का प्रेम सच्चा था, जिसमें दैहिक सुख की कहीं कोई चाह या गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार ये बातें रामेश्वरी देवी के कानों तक जा पहुंची। समय के भारी फेरबदल ने उनके विचारों की कट्टरता में भी आमूल चूल परिवर्तन ला दिया था। लिहाजा अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी का ये हश्र देखकर वे बहुत दुखी हुई और अपनी करनी पर बहुत पछताई। वंदना को तलाक दिलवाकर उन्होंने अपनी गलती सुधारनी चाही, परंतु इसके लिए अब काफी देर हो चुकी थी। वंदना की कोख में एक नन्हा भ्रूण अंकुरित हो चुका था। रामेश्वरी देवी ने उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण को गिरवाकर उसे प्रशांत के साये से आजाद कराना चाहा, लेकिन वंदना तैयार नहीं हुई। हारकर उन्होंने बच्चे समेत सदा के लिए उससे मायके आ जाने का आग्रह किया, जिसे भी वंदना ने सख्त लहजे में इनकार कर दिया। माँ की तानाशाही प्रवृत्ति के चलते वह पिता के साये से हमेशा महरूम रही थी। यह गम उसे जिंदगी भर सालता रहा।
इसीलिए वह अपनी बेटी को उसके पिता के प्यार से वंचित नहीं रखना चाहती थी। सो इन दुखों और परेशानियों को अपना नसीब मानकर वह सब कुछ सहने लगी। खिलखिलाती हुई वंदना की जिंदगी अब घर की चार दीवारी के भीतर कैद हो चुकी थी। प्रशांत के लिए अस्तित्वहीन हो चुकी वंदना धीरे धीरे अपना स्वाभाविक स्वरूप खोने लगी। उसने लाख कोशिशें की उस घर को अपनाने की, प्रशांत को अपना बनाने की, मगर प्रशांत पर इस सब का कोई फर्क न पड़ा। बेटी त्रिशा के होने के बाद भी उसका रवैया वंदना के प्रति तनिक न बदला। हद तो तब हुई जब प्रशांत की जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई। वंदना इतनी मानसिक और शारीरिक यंत्रणाएं सहकर भी आज तक चुप रही थी, पर सौतिया डाह का ये डंक उसकी नसों में उबाल ले आया और वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर आखिरकार विद्रोह कर बैठी। इस पर प्रशांत ने एक और घटिया पैंतरा इस्तेमाल करते हुए उस पर बदचलनी का आरोप लगाया और उसे तलाक की धमकी दी। जाने कैसे उसने वंदना और मानस की एक फोटो कहीं से जुगाड़ करके ले ली थी, जिसमें हाथों में हाथ डाले वे प्रेमी परिंदे दुनिया से बेफिक्र होकर कहीं घूम रहे थे। उस फोटो को उसके सामने उछालते हुए प्रशांत ने कहा कि वह उन माँ बेटी की इज्जत पूरे समाज में ऐसे ही उछाल कर रख देगा, जिससे वह और उसकी माँ कहीं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगी, जिसका परिणाम ये होगा कि पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुकी उसकी लाचार माँ समय से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगी और वंदना पूरी दुनिया में अकेली रह जाएगी। प्रशांत की ललकार ने वंदना का दिल कंपा दिया। सच में अगर माँ को कुछ हो गया तो मायके के नाम पर उसका इकलौता सहारा भी छिन जाएगा और तलाक के बाद वह अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी। अपनी दयनीय स्थिति पर वह खुलकर विलाप भी न कर पा रही थी। भीतर के इस डर ने उसकी रही सही हिम्मत को भी समाप्त कर दिया और वह पूरी तरह से प्रशांत के नियंत्रण में होती चली गई। उसकी जिंदगी में त्रिशा ही एकमात्र खुशी थी, जिसको पलते बढ़ते देख वह सुकून से भर जाती। त्रिशा का खिलखिलाता चेहरा और मासूम शरारतें न चाहते हुए भी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। इधर साल भर चले प्रेम प्रसंग के बाद प्रशांत ने उस दूसरी औरत से शादी रचा ली और उसके लिए एक फ्लैट खरीद दिया, जिसमें अपनी सुविधा अनुसार वह जब तब आता जाता रहता था। लेकिन इस बीच भी वंदना पर उसका शिकंजा कसा ही रहा। समय अपनी ही गति से आगे बढ़ा जा रहा था। नन्ही त्रिशा अब 21 साल की हो चली थी। दिखने में अपनी माँ की तरह खूबसूरत त्रिशा उसी की तरह खुशमिजाज और जिंदा दिल थी। वह घर के माहौल को अब काफी कुछ समझने लगी थी, लिहाजा माँ के प्रति पिता का गलत रवैया और उस पर माँ की चुप्पी की मोहर कई बार उसे व्यथित कर देती। घर में पिता द्वारा बार बार होता माँ का अपमान उसके लिए असहनीय होता जा रहा था। लेकिन वंदना अपनी फूल सी बच्ची को इन पचड़ों में नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसीलिए प्यार भरी नसीहत देकर वह उसे हमेशा चुप करा देती। त्रिशा माँ की बात का मान रखते हुए उस वक्त तो चुप्पी साध लेती, मगर उसका मन भीतर ही भीतर विद्रोह कर उठता। उस दिन वंदना का जन्मदिन था। प्रशांत बिजनेस के किसी काम से शहर के बाहर थे। त्रिशा ने मम्मी को ट्रीट देने के लिए मनाया और जिद करके उसे अपनी जीन्स व उस पर शॉर्ट कुर्ती पहना दी। क्या माँ, तुम तो आज भी स्वीट 16 दिखाई देती हो। रियली आई जेलस विद यू। कैसी बातें कर रही है, उम्र हो चली है मेरी, तुझसे मेरी भला क्या तुलना। वंदना ने शर्माते हुए कहा। ओए होए, अभी भी इतनी उम्र भी नहीं हुई कि आपको सोचना पड़े। वैसे भी 40 पार, पर फिर भी गजब का निखार। त्रिशा एक एक शब्द पर जोर देती हुई गोल गोल आंखें मटकाती हुई बोली। त्रिशा की यह हरकत देखकर वंदना को जोरों की हंसी आ गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकल गईं। नियत प्रोग्राम के मुताबिक सबसे पहले दोनों ने वंदना की फेवरेट स्टारर फिल्म मॉम देखी। श्रीदेवी की एक्टिंग ने दोनों को बहुत इम्प्रेस किया। उसके बाद कॉफ़ी हाउस में माँ बेटी ने जमकर पेट पूजा की। सबसे आखिर में शॉपिंग का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक चला। क्या माँ, आप क्यों इतना टेंशन लेती हो? वैसे भी पापा बाहर हैं, उन्हें कुछ पता चलने वाला नहीं, और अगर चल भी गया तो क्या, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? बार बार वंदना का ध्यान घड़ी की ओर जाते देख त्रिशा बोल उठी। वह तो ठीक है बेटा, पर मैं बेवजह कोई अशांति नहीं चाहती घर में। तुम तो अपने पापा का नेचर जानती हो। वंदना की आवाज़ कुछ सहमी हुई सी थी। माँ, आप भी कितना डरते हो पापा से, ये ठीक नहीं है। आखिर आपकी अपनी भी कोई जिंदगी है, आपको भी खुश रहने का हक है।
अपनी भावनाओं को इस तरह दफन मत करो माँ, त्रिशा ने समझाने की कोशिश की। अरे, जहाँ इतनी निकल गई वहाँ थोड़ी और सही। तू मेरी चिंता मत कर, बस अब घर चल। वंदना एक फीकी हंसी हंस पड़ी। लेकिन उस दिन उनके घर पहुंचते ही जैसे कोई तूफान आ गया। प्रशांत अपने टूर से लौटकर आ चुका था। त्रिशा के साथ वंदना को उस परिधान में देखते ही उसकी भ्रिकुटी पर बल पड़ गए। वह उसे बुरी तरह लताड़ने लगा। बिना किसी कारण माँ को इस तरह डांट खाते देख त्रिशा का खून खौल उठा। लेकिन अपने गुस्से पर अंकुश रखकर उसने पापा को माँ से सभ्यता से बात करने की सीख दी। अच्छा, तो अब तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ बरगलाकर उसे मेरे विरुद्ध इस्तेमाल कर रही हो। त्रिशा को माँ का पक्ष लेते देख प्रशांत बौखला उठा। माफ कीजिए पापा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कौन सही है और कौन गलत। वैसे भी यह माँ की अपनी खुशी है कि वो क्या खाएं क्या पहने। कम से कम एक इंसान को इतना तो अधिकार मिलना चाहिए। त्रिशा थोड़ी देर रुकी, फिर संयत स्वर में बोली, आप मुझे बताओ, क्या माँ ने आपके कपड़ों पर कभी कोई रोक टोक लगाई है? कभी आप पर अपनी मर्जी थोपी है? फिर आप कैसे उन पर अपने हिसाब से जिंदगी जीने का दबाव डाल सकते हो? त्रिशा के तर्क और उसके सवालों का कोई जवाब ना होने पर प्रशांत बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। त्रिशा भी कुछ गुस्से में अपने कमरे की ओर चल दी। कुछ पल पहले ही चहकती और खिलखिलाती बेटी को बेवजह अपनी लड़ाई में पिसते देख वंदना का मन दुखी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात उसे सुकून दे रही थी। आज पहली बार किसी ने उसके सम्मान के लिए अपना मौन मुखर किया था। कोई तो ऐसा है जिसे उसकी पीड़ा से तकलीफ पहुंचती है। इस ख्याल ने उसके मन को हुलसा दिया। किसी का साथ मिलने से उसका दबा हुआ आत्मसम्मान एक बार फिर जाग उठा। इस बार वह रोई नहीं, उदास भी नहीं हुई। उस ड्रेस को पहने ड्रेसिंग टेबल के आत्मकथ शीशे में थोड़ी देर अपने आप को निहारा। 45 साल की उम्र में भी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को निहार कर वह रोमांच से भर उठी। ओह, कुदरत ने उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। यह जीवन, यह दर्द उसने स्वयं चुना है। जिस समाज के नाम पर दुबक कर वह हमेशा के लिए एक अबला की खोल में सिमट गई। क्या उस समाज ने उसकी ओर से कभी कोई पैरवी की? अपने प्रारब्ध पर रोते हुए जिस समय के भरोसे उसने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, क्या वह उसके समय को बदल पाया, उसकी खुशियां लौटा पाया? अगर नहीं, तो वह अपनी जिंदगी को समाज, दुनिया, समय के भरोसे कैसे छोड़ सकती है? और तो और, जिस प्रशांत का प्यार पाने के लिए उसने जिंदगी भर जद्दोजहद की, अपना मान सम्मान, स्वाभिमान सब ताक पर धर दिया, उसने तो रत्ती भर भी उसकी परवाह नहीं की, बल्कि उसके त्याग, बलिदान को धत्ता बताते हुए वह दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मनाता रहा। एक बात आज उसे पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि दोहरे मापदंड पर आधारित यह पुरुष प्रधान समाज सिर्फ स्त्रियों से ही त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखता है। प्रशांत जैसे अवसरवादी व स्वार्थी पुरुष समाज की इस दोगली मानसिकता का लाभ उठाकर औरत को अपने से कमतर समझते हैं और समाज की नाक के नीचे अय्याशी करते हैं। लेकिन उन्हें ये समाज बाइज्जत बरी किया जाता है और एक औरत को वही काम करने पर उल्टा कुलच्छनी कहकर सूली पर चढ़ा देता है। वंदना सोचती जा रही थी कि कभी धर्म, कभी मान मर्यादा के नाम पर क्यों औरत से ही हर कुर्बानी की उम्मीद की जाती है? क्या नैतिकता, धर्मशीलता, उदारता का सारा ठेका स्त्रियों ने ही ले रखा है? क्यों एक स्त्री के आगे बढ़ने से पुरुषों का स्वाभिमान आहत होने लगता है? क्यों एक स्त्री से मिली हार को यह मर्द आसानी से पचा नहीं पाता और इसकी मर्दानगी चोटिल हो जाती है? विचारों के उग्र और तर्कयुक्त प्रवाह ने वंदना को सोने नहीं दिया। आखिरकार उसने बड़े ही जतन से सहेज कर रखा हुआ कागजों का एक पुलिंदा अपनी अलमारी से निकाला। अभी वह इसे खोल ही रही थी कि कुछ परेशान त्रिशा ने कमरे में प्रवेश किया। माँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? सालों से ये सब क्यों सहती चली आ रही हो? माँ से प्रश्न करते हुए उसकी नज़र अचानक उन कागजों के पुलिंदे पर ठहर गई कि ये क्या है। ये बस ऐसे ही। त्रिशा को यूं अचानक आया देख वंदना कुछ असहज हो गई। त्रिशा ने उसके हाथ से कागजों का वह पुलिंदा ले लिया। जैसे जैसे वह उसे पढ़ती गई, उसके चेहरे पर विस्मय के भाव आते चले गए। सच बताओ माँ, क्या है ये सब? त्रिशा हैरान थी। ये मेरे जीवन की सच्चाई है बेटा, जिसमें मेरी अब तक की सारी कहानी दर्ज है। अपने दर्द को पन्नों पर उतारकर मेरा मन हल्का हो जाता था, अन्यथा ये सब सहते हुए मेरा जीना मुश्किल था।
वंदना समझ गई कि त्रिशा से अब कुछ भी छिपाना गलत होगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ ये सब, त्रिशा ने गंभीरता से कहा और चल दी। अरे लेकिन तू तो कुछ कह रही थी ना, बता। किसी और दिन सही, अभी मैं सोने जा रही हूँ, कहती हुई त्रिशा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। त्रिशा के जाने के बाद वंदना सोच में पड़ गई। अभी तो त्रिशा ने कुछ ही पन्ने पढ़े हैं, पता नहीं उसके बारे में पूरा सच जानकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वह मानस और उसके रिश्ते की गहराई समझ पाएगी? आखिर है तो अभी बच्ची ही, कहीं प्रशांत की तरह उसने भी इस रिश्ते के बारे में कुछ उल्टा सीधा अनुमान लगाया तो वह तो जीते जी मर जाएगी। वंदना का मन बहुत घबरा रहा था। कुछ दिनों तक त्रिशा ने उस बारे में माँ से कोई बात नहीं की और ना ही कुछ जानने की कोशिश की। वंदना बार बार उसके चेहरे को पढ़ती, कुछ समझना चाहती पर समझ ना पाती, क्योंकि बात व्यवहार में त्रिशा बिल्कुल सहज नजर आ रही थी। वंदना ने अब सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। आखिर अब उसके हाथ में कुछ बचा भी नहीं था, पर उसके मन की बेचैनी बरकरार थी। इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद त्रिशा ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। माँ माँ कहाँ हो आप, एक खुशखबरी है आपके लिए। हाँ आई त्रिशा। त्रिशा के चिल्लाने से हड़बड़ाई वंदना आटे से सने हाथ लेकर किचन से बाहर आते हुए बोली। आंखों में कौतूहल लिए उसने त्रिशा पर एक प्रश्नवाचक निगाह डाली। अब जितना जी चाहे लिखो, अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना। मालूम है आपको, मेरे फ्रेंड ऋतिक के पापा का पब्लिशिंग हाउस है। उन्होंने आपकी पूरी कहानी पढ़ी और उन्हें ये इतनी पसंद आई कि वे उसे निशुल्क छापने पर राजी हो गए हैं। है ना खुशी की बात। त्रिशा ने मम्मी के गले में अपनी बाहें डाल उन्हें चूमते हुए कहा। लेकिन बेटा, तूने पढ़ लिया इसे, मेरा मतलब तुझे कुछ गलत तो नहीं लगा? दरअसल वह मानस, हाँ माँ, पूरा पढ़ा, सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि अपनी माँ की हर पीड़ा, हर दर्द को शिद्दत से महसूस भी किया। सच माँ, आपने बहुत सहा। और फिर प्रेम तो व्यक्ति के निष्पाप हृदय की धड़कन है, ये गलत कैसे हो सकता है? आपने अपनी वेदना को जैसे कागज पर उतारा, वो काबिले तारीफ है। आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। कहाँ से सीखी लिखने की ये कला? हर्षा तिरेक में त्रिशा बोले जा रही थी। वंदना की आंखों के सामने मानस का चेहरा साकार हो उठा, पर फिर प्रशांत के खौफ से उसका मन कांप उठा। लेकिन बेटा, तेरे पापा, मेरा मतलब ये सब कैसे होगा? मैंने तो यह सोचकर नहीं लिखी थी। वह तो अपना दर्द भुलाने की कोशिश में उसे पन्नों पर उतार दिया करती थी। आपकी इसी वेदना ने तो ऋतिक के पापा के दिल को छू लिया है। उन्होंने कहा कि इसे पढ़ते हुए वे आपकी पीड़ा को अनुभव कर पा रहे थे। स्त्रियों के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी ये कहानी मील का पत्थर साबित होगी। बस आपको इसे अब एक खूबसूरत अंजाम देना है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही कि मैंने आपके बारे में कुछ सोचा है। यहाँ बैठो मेरे पास। माँ का हाथ थाम त्रिशा ने उन्हें वहीं सोफे पर बिठा लिया और कुछ समझाने लगी। वह माँ की कहानी को एक नॉवल का रूप देना चाहती थी, पर वंदना अभी भी असमंजस में थी। लेकिन बेटा, क्या तुम्हें लगता है मैं ये काम कर पाऊंगी? मेरा मतलब, मैंने लिखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल माँ, मुझे पूरा विश्वास है। आप सिर्फ लिखोगी नहीं, बल्कि एक स्त्री का उसके स्वयं के वजूद से परिचय भी कराओगी। ये सब कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, पर एक दिन होगा ज़रूर। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली। त्रिशा की बातों ने वंदना के मन में साहस का संचार कर दिया। बरसों पहले कुचले गए अपने आत्मसम्मान की गरिमामय उपस्थिति का आभास उसे एक बार फिर हो चला। शायद परिवर्तन का दौर आ चुका है, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे कर पाएगी। बहरहाल वंदना की सोच को एक नई दिशा मिल गई थी। तकरीबन 6 महीने बाद त्रिशा ने माँ को अपनी पसंद ऋतिक से मिलवाते हुए उससे शादी की इच्छा जाहिर की। त्रिशा की बातों से वंदना को पहले ही इस बात की सुगबुगाहट थी। उसे अपनी बेटी की पसंद पर पूरा भरोसा था, लेकिन नियति एक बार फिर वंदना की परीक्षा लेने को आतुर थी। चूंकि लड़का ऋतिक छोटी जाति से था, सो इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहराने की फिराक में था। क्योंकि प्रशांत को यह रिश्ता पूरी तरह से नामंजूर था, वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। अकेले दम पर शादी जैसा फैसला लेने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन इस पर सवाल बेटी के भविष्य का था, इसीलिए वह हार मानकर बैठ भी नहीं सकती थी। पर आश्चर्य कि इस बार इस फैसले में उसकी माँ उसके साथ खड़ी थी।
जिन्होंने कभी जातिगत आधार पर स्वयं ही उसकी खुशियों का गला घोंटा था। उन्होंने उसे अपने साथ का भरोसा दिया और त्रिशा की खुशी चुनने की सलाह दी। सालों पहले अपनी बेटी के प्रति किए अन्याय के अपराध बोध से मुक्ति का यही रास्ता शायद उन्हें सबसे कारगर लगा। अब वंदना बेटी का हाथ थामे इस जातिगत दीवार को लांघने को उठ खड़ी हुई। प्रशांत के ना चाहने के बावजूद ये सगाई हुई और बड़े ही खुशनुमा माहौल में इसका जश्न मनाया गया। गुस्से में प्रशांत इस आयोजन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसके खौफ व उसकी नाराजगी से वंदना अब बेअसर हो चुकी थी। सगाई के बाद देर रात वंदना त्रिशा के कमरे में दाखिल हुई। आज मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद उपहार देना चाहती हूँ। वंदना ने अपनी बेटी पर स्नेह भरी नजर डाली। क्या माँ, इतना कुछ तो किया है आपने मेरे लिए। ये सब किसी बहुमूल्य उपहार से कम नहीं है। और तो और, पहली बार बाबा के विरोध में जाकर भी आपने मेरा साथ दिया। सच, आज आपके कारण ही मैं और ऋतिक एक होने की सोच सके हैं, और ये सिर्फ आपकी वजह से ही संभव हुआ है। थैंक यू सो मच माँ फॉर एवरीथिंग। त्रिशा की आंखें सजल हो उठी। नहीं बेटा, थैंक यू तो मैं तुम्हें देने आई हूँ कि तुमने मेरी खोई गरिमा और आत्मविश्वास लौटाया है। अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारे पापा को तलाक देकर उनसे अलग होना चाहती हूँ। तुम्हारे नॉवल की नायिका एक कमज़ोर स्त्री नहीं हो सकती। अबला नारी के खोल से निकल अपने पैरों की बेड़ियां तोड़ वह खुली हवा में अब सांस लेना चाहती है। मैं तुम्हारे नॉवल की हैप्पी एंडिंग चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा ताकि इस नॉवल की नायिका सपनों की ऊंची उड़ान उड़ सके। मुझे मालूम है तुम मेरी बात के मर्म को समझोगी। वंदना की आंखों में स्वाभिमान की चमक थी। माँ, चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन कहने से डरती थी कि कहीं आपके मन को ठेस ना पहुँचे। सच माँ, मुझे आप पर नाज है और आपके लिए इस फैसले पर गर्व। त्रिशा ने माँ के निर्णय पर अपने विश्वास की मोहर लगा दी। हालांकि बाद में उसकी और ऋतिक की शादी में प्रशांत भी बुझे मन से शामिल हुए, लेकिन त्रिशा ने अपनी मां के प्रति उनके व्यवहार के लिए उन्हें क्षमा न किया। उसने अपनी शादी से पहले ही मां पापा के तलाक के पेपर्स तैयार करवा लिए थे, जिन पर हस्ताक्षर करके वंदना घर छोड़ते वक्त हॉल के सेंटर टेबल पर रख आई थी। आगे का काम त्रिशा ने देख लेने का वादा किया था और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे समय मां के साथ दृढ़ता से खड़ी रही थी। तभी अपनी कहानी को पूरा करने के उद्देश्य से वंदना ने यहाँ आकर इस कॉटेज को 2-3 महीने के लिए बुक किया था, क्योंकि ऋतिक के पापा का पब्लिशिंग हाउस भी यहीं था और वे वंदना से बात करके आगे की प्रक्रिया शुरू करना चाहते थे। अभी तो फिलहाल वंदना के लिए यही जीवन की नई शुरुआत थी। मैडम, आपकी कॉफ़ी तो पूरी ठंडी हो गई। मेड की आवाज़ पर वह चौंक कर उठ बैठी। ओह, मुझे बहुत देर हो गई। कलाई की घड़ी पर नज़र डालते हुए वह बुदबुदाई। उसे ऋतिक के पापा से मिलने उनके पब्लिशिंग हाउस जाना था, ताकि वे मिलकर उसकी नॉवल का मुख्य पृष्ठ, संपादकीय और अन्य बातें तय कर सके। क्या दूसरी कॉफ़ी बना दूं? नहीं नहीं, मुझे ज़रा निकलना है, थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर वंदना अपना पर्स उठाए बाहर निकल गई। शाम के धुंधलके में होती हल्की बूंदाबांदी ने मौसम की खूबसूरती को बढ़ा दिया था। 15-20 मिनट में वह गंतव्य पर पहुंच गई। आज शिशिर उसे किसी अखबार के संपादक से भी मिलाने वाले थे, जो उसके नॉवल के लिए अतिथि संपादक की भूमिका निभाने वाले थे। चूंकि वह थोड़ा लेट हो चुकी थी, इसीलिए जल्दबाजी में आगे चल रहे एक व्यक्ति से टकरा गई। तुरंत ही सॉरी बोलकर वह आगे बढ़ गई, जबकि उससे टकराने वाले बंदे की नज़रें देर तक उसका पीछा करती रहीं। आइए आइए वंदना जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। डोर पर उसके नॉक करते ही शिशिर आत्मीय स्वर में बोले, माफ कीजिए, ज्यादा लेट तो नहीं हुई मैं? अरे नहीं, मेरा मित्र भी आता ही होगा। आप बैठिए। राउंड टेबल पे के सामने वाली कुर्सी की ओर शिशिर ने इशारा किया। देखिए, ये पेजेस बिल्कुल तैयार हैं और नॉवल की प्रस्तावना भी बनकर आ चुकी है। शिशिर ने उसकी तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाए। वह उन्हें देखने में तल्लीन थी कि कमरे में किसी ने प्रवेश किया। शिशिर ने उसका स्वागत करते हुए उसे भी वहीं पास की कुर्सी पर बैठा दिया। वंदना जी, ये हैं आपकी नॉवल के अतिथि संपादक और मेरे बहुत अच्छे मित्र मानस। यहीं पंचगनी से इनका एक अखबार निकलता है, सच्ची खबर। और मानस, ये हैं इस कहानी की लेखिका वंदना। माफ कीजिए, अब वंदू।
कानों में मानस शब्द के प्रतिध्वनित होते ही वंदना ने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा। बेतरतीब दाढ़ी और हल्की घनी मूंछों ने सामने वाले के चेहरे को काफी ढक कर रखा था। लिहाजा वह थोड़ा झिझक गई और नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। वंदु, तभी सामने वाले शख्स ने धीमी आवाज में उसे पुकारा। हाँ, उसने वंदना को पहचानने में कोई भूल नहीं की थी, क्योंकि वक्त के तमाम झंझावातों को झेलने के बाद भी वंदना के चेहरे की मासूमियत आज भी बरकरार थी। वंदना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सालों बाद ये शब्द, ये आवाज सुनकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सामने बैठे मानस को देखकर उसकी आंखें जैसे भरोसा नहीं कर पा रही थी। तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए आश्चर्य मिश्रित खुशी देखकर शिशिर अभी आता हूँ बोलकर बाहर निकल गए। कुछ देर मौन के बाद आखिरकार मानस ने बात शुरू की। कैसी हो वंदु? मैं ठीक हूँ मानस, पर तुम्हें क्या हो गया? इस गंदी सी दाढ़ी के पीछे तुमने अपने गालों के डिंपल क्यों छिपा लिए? वंदना सहज भाव से मुस्कुराई। क्या करूं, इन डिंपल्स को देखने के लिए तुम जो नहीं थी। मानस ने बुझे स्वर में कहा। ठीक है, अब हम मिल गए हैं तो बस यह दाढ़ी गायब हो जानी चाहिए। वंदना के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। जो हुक्म मेरे आका। मानस ने भी वही जवाब दोहराया जो अक्सर ऐसे मौक़ों पर वह वंदना को दिया करता था। दोनों की आंखें मिली और वे जोर जोर से हंस पड़े। इस हंसी ने पल भर में उनके बीच की सारी औपचारिकताओं को परे कर दिया और बात करते हुए दोनों एक दूसरे में खो गए। वंदना ने उसे अपनी आप बीती सुनाई तो मानस ने उससे अपना हाले दिल बयां किया। नौकरी लगने के बाद बड़ी हिम्मत कर वह वंदना के घर आया था, पर उसकी माँ ने उसका हाथ मांगने, लेकिन बदले में रामेश्वरी देवी ने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए बहुत लताड़ा और यह धमकी दी कि वे बेटी की बेवकूफ़ी के लिए जाति और धर्म पर कोई आंच नहीं आने देंगी। अलबत्ता धर्म के नाम पर बेटी की कुर्बानी देना उनके लिए बहुत सहज है और इसी वजह से वह उससे दूर हो गया ताकि उस पर कोई आंच ना आए। वंदना से दूर होकर कुछ साल उसने यहाँ वहाँ नौकरी करके गुजारे। तकरीबन 18 साल पहले अपने दोस्त शिशिर के कहने पर लोन लेकर दोनों ने एक ही साथ यहाँ अपना अपना काम शुरू किया, जिसमें मानस ने प्रिंटिंग प्रेस और शिशिर ने पब्लिशिंग हाउस खोला। वंदना के पूछने पर मानस ने यह भी बताया कि उसकी जिंदगी में वंदना की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता था, सो उसने आज तक शादी के बारे में नहीं सोचा। इधर माँ ने मुझे भी तुम्हारी जान की धमकी देकर दूसरी जगह शादी करने पर मजबूर कर दिया, कहकर वंदना ने उसे अपनी जिंदगी का पूरा सच कह सुनाया। दोनों अपनी बातों में मशगूल थे कि शिशिर ने कमरे में प्रवेश किया। आशा है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब न किया होगा। उनके इस कथन पर सभी हंस पड़े। काफ़ी देर हो चुकी थी तो तय किया गया कि जल्द ही एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें आज की अधूरी चर्चा को पूरा किया जाएगा। तब तक मानस तैयार पेजेस को पढ़ सकेगा और वंदना अपनी नॉवल का अंत सुनिश्चित कर लेगी। दोनों ही एक दूसरे की पिछली जिंदगी जानकर दुखी हो चले। वंदना दुखी थी, उसके कारण मानस को जिंदगी के हर सुख से वंचित होना पड़ा। पत्नी का प्यार और बच्चों की किलकारी की जगह उसकी जिंदगी में उदासी व अकेलापन पसरा रहा। वहीं मानस ये जानकर तकलीफ में था कि वंदना को उसके कारण अपने पति व परिवार से कितना जलील होना पड़ा। वंदना और मानस की यह मुलाकात तकरीबन 2 माह पुरानी हो चली थी। वंदना की नॉवल अब पूरी होने की कगार पर थी। इस बीच लगभग रोज ही फोन पर मानस ने यह कहकर उसका हौसला बढ़ाया कि वह एक उम्दा लेखिका है। उसने अपने दर्द की कतरनों को जिस प्रकार अमली जामा पहनाया है वह काबिले तारीफ है। मानस के इन शब्दों ने उसे और अच्छा लिखने की प्रेरणा दी थी। निश्चित ही उसकी इस किताब में औरत के हर रूप, हर पहलू पर खुलकर बात की गई थी। इसके साथ ही वंदना ने उन मर्दों पर भी जमकर शिकंजा कसा था जो औरत को सिर्फ एक देह मान, उसे उपभोग की एक वस्तु से ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। आज वंदना की नॉवल का विमोचन समारोह था। मानस ने अतिथि संपादक की भूमिका को बेहतरीन ढंग से निभाते हुए उसकी कहानी के मर्म को अपने संपादकीय में खूबी उतार दिया था। आज दोनों की मिलीजुली मेहनत अस्तित्व की पहचान के नाम का शीर्षक ले एक खूबसूरत आकार में ढल चुकी थी। उस पर वंदना के समधी यानी शिशिर ने आकर्षक कवर पेज से नॉवल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। विमोचन एक स्थानीय मंत्री के हाथों होना तय हुआ था
और इस समारोह के लिए बेटी त्रिशा और दामाद ऋतिक सुबह की फ्लाइट से पहुंचने वाले थे। स्टेज पर वंदना का नाम पुकारा जा चुका था। स्वाभिमान की चमक चेहरे पर लिए सधी चाल से वंदना स्टेज पर जा पहुंची। अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय उसने अपनी बेटी त्रिशा को दिया, जिसने न केवल उसे उसके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, बल्कि हर कदम पर उसकी प्रेरणा भी बनी। अपनी नॉवल के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर उसने चंद पंक्तियों से अपनी बात समाप्त की। सदियों से पड़ी हुई दास्तां की बेड़ी खोल, आज मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मुक्त उड़ान भरना चाहती हूँ। लगातार बज रही तालियों के बीच आज उसने दुनिया के सामने अपने अस्तित्व, अपने वजूद को स्थापित कर दिया था। स्टेज पर अपनी माँ को बोलते देख त्रिशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रोग्राम के तुरंत बाद वह कसकर मां के गले जा लगी और उन्हें ढेरों बधाई के साथ ये खुशखबरी भी दी कि पापा की दूसरी शादी के चलते उनका तलाक आसानी से मान्य हो चुका है। ऋतिक ने भी आगे बढ़कर उसके पांव छूते हुए इस बड़ी सफलता के लिए उसे दिली मुबारकबाद दी। तभी सामने से शिशिर और मानस को आता देख त्रिशा हौले से मुस्कुरा उठी। उसके ससुर ने उसे मानस के बारे में पहले ही सब बता दिया था, यह भी कि उसकी माँ और दोस्त मानस के पुराने प्यार में नई कोपलें आनी शुरू हो गई हैं। वह मानस से मिलकर उनके बारे में जानकर बहुत खुश थी और अब उन दोनों को एक होते देखना चाहती थी। उसने माँ के पास जाकर उनके कानों में हौले से कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर वंदना के कपोल सुर्ख हो चले। इधर वंदना के अस्तित्व की तलाश पूरी हो चुकी थी, तो उधर मानस के अकेलेपन का सफर खत्म होने को था। उनके पवित्र प्रेम के वर्षों की साधना अब साकार रूप में परिणित हो पूर्णता की ओर अग्रसर हो चली थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।